प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ईएफएम के अंतर्गत दो पेपर हैं। पहला तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध और दूसरा पेपर है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। आज हम ईएफएम का जो सेकंड पेपर है बैंकिंग विधि एवं व्यवहार उसका अध्ययन करेंगे और मैं डॉक्टर सीपी गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के अंतर्गत कार्यरत हूँ। आज मैं आपको एमडीएस यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका जो सिलेबस है ईएफएम का सेकंड पेपर उसके अंतर्गत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स या मीनिंग या उसकी विशेषताओं का अध्ययन हम आज करेंगे। तो विनिमय साध्य विलेख किसे कहते हैं? सामान्यतः आजकल आप जानते हैं कि चेक, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी आदि का लेन देन काफ़ी मात्रा में होने लगा है। जैसे जैसे व्यापार का विकास होता चला जा रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भुगतान करने के लिए या भुगतान प्राप्त करने के लिए इन विभिन्न साधनों का चेक है, ड्राफ्ट है, प्रतिज्ञा पत्र है, विनिमय बिल है इत्यादि का प्रयोग करने लगे हैं। तो ये विनिमय साध्य विलेख किसे कहते हैं? तो भारत में विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। तो उसके अनुसार विनिमय साध्य विलेख की क्या परिभाषा दे रखी है उसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 13 के अनुसार विनिमय साध्य विलेख का अभिप्राय प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल अथवा चेक से है जो वाहक अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को देय हैं। यानी कि ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स पेबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर। यानी कि जो चेक हैं, प्रतिज्ञा पत्र है या विनिमय बिल हैं, उसके वाहक को अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को देय होते हैं, उनको हम विनिमय साध्य विलेख कहते हैं। विनिमय साध्य विलेख के यदि हम सामान्य अर्थों में इसका मीनिंग देखें तो हम ये कह सकते हैं कि विनिमय साध्य विलेख का अभिप्राय उन सब विलेखों एवं कानूनी दस्तावेजों से है जिनकी विधि अथवा विधि द्वारा मान्य प्रथाओं के से सुपुर्दगी एवं पृष्ठांकन मात्र से मूल्य के प्रतिफल एवं सदविश्वास में प्राप्तकर्ता धारक हस्तांतरिती को विलेख में निहित दोष मुक्त स्वामित्व अधिकार मिल जाता है तथा धारक अपने नाम से दावा दायर कर सकता है। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे चेक है या प्रतिज्ञा पत्र एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर करता है और दूसरे व्यक्ति जो प्राप्त करता है उसको सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम विनिमय साध्य विलेख कहते हैं। अब विनिमय साध्य विलेख की मुख्य विशेषताएं क्या हैं या इसमें क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, तो अब हम अध्ययन कर रहे हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एसेंशियल कंडीशंस फॉर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि एक विनिमय साध्य विलेख होने के लिए क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट विनिमय साध्य विलेख कहलाएगा, उसमें कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, उस बात का अध्ययन हम करते हैं। तो भारतीय विनिमय साध्य जो विलेख अधिनियम 1881 बनाया गया है उसके अंतर्गत इसकी कुछ विशेषताएं दे रखी हैं या इसको हम कह सकते हैं कि विनिमय साध्य विलेख तभी कहलाएगा जब उसमें निम्नलिखित बातें पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो है सदैव लिखित, यानी कि ऑलवेज रिटन डॉक्यूमेंट होता है। विनिमय साध्य विलेख जो है वो मौखिक नहीं होता, यानी कि जो भी चेक है, ड्राफ्ट है या विनिमय बिल है या प्रतिज्ञा पत्र है वो सब कैसे होते हैं? लिखित दस्तावेज होता है। मौखिक प्रतिज्ञा पत्र अथवा आदेश को हम इसकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो विनिमय साध्य विलेख कैसा होता है? सदैव लिखित होता है, ऑलवेज रिटन होता है, यानी कि जो मौखिक आदेश दिए जाते हैं उसको हम इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता है सदैव हस्ताक्षरित, ऑलवेज साइंड,
यानी कि जो डॉक्यूमेंट है विनिमय साहित्य विलेख है वो आहर्ता अथवा निर्माता द्वारा यानी कि लेखक के द्वारा उसके हस्ताक्षर किए जाते हैं। बिना हस्ताक्षर के ये जो डॉक्यूमेंट है वो विधि मान्य नहीं होता है। यानी कि आपने चेक लिख दिया लेकिन उसके ऊपर आपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो वो विनिमय साहित्य विलेख नहीं माना जाएगा। तीसरी जो मुख्य विशेषता इसकी वह है निश्चित राशि का भुगतान, पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट। यानी कि जो विनिमय साहित्य विलेख है उस पर जो राशि है जिसका भुगतान किया जाना है या भुगतान प्राप्त करना है वो एक निश्चित राशि होती है, वो उसमें लिखी रहती है, तभी उसको हम विनिमय साहित्य विलेख के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता इसको यह है कि यह शर्त रहित प्रतिज्ञा अथवा आदेश होता है, अनकंडीशनल होता है। यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं जोड़ी जाती है, शर्त नहीं जोड़ी जाती है। ये शर्त रहित आदेश अथवा प्रतिज्ञा होती है, उस पर आदेशकर्ता अथवा प्रतिकर्ता हस्ताक्षर होते हैं और शर्त सहित विलेख विनिमय साहित्य विलेख नहीं कहला सकता। यानी कि उसमें कोई कंडीशन नहीं जोड़े कि साहब माल की सुपुर्दी मिलने के बाद ही भुगतान किया जाएगा, ऐसा नहीं। यानी कि उसमें शर्त रहित अनकंडीशनल यदि डॉक्यूमेंट है तभी वो विनिमय साहित्य विलेख कहलाएगा। नेक्स्ट विशेषता इसकी आती है मांग अथवा निर्धारित अवधि पर दे, पेबल ऑन डिमांड और एट ए सर्टेन टाइम। यानी कि विनिमय साहित्य विलेख या तो मांग पर देय होगा, यानी कि जब उसको प्रेजेंट करते हैं, जैसे चेक है, यदि चेक बियरर चेक है तो जब चेक आप बैंक में भुगतान की प्रस्तुत करते हैं तो उसको पेमेंट मिलेगा, या वो कोई मान लीजिए कोई अवधि दे रखी है तो उस अवधि पर उसको पेमेंट के लिए प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान होगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो या तो मांग पर देय होगा या निश्चित अवधि के पास ही वो देय होते हैं, यानी कि भुगतान किया जाएगा। पेबल ऑन डिमांड या तो मांग पर देय होते हैं या पेबल ऑन सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के पश्चात उनको भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट विशेष आते हैं विलेख सुपुर्दगी अर्थात पृष्ठांकन एवं सुपुर्दगी पर स्वामित्व परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑन डिलीवरी है या एंडोर्समेंट ऑन डिलीवरी, यानी या तो केवल डिलीवरी मास से, यानी कि सुपुर्दगी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चेक ट्रांसफर कर दिया, सुपुर्दगी दे दी, उससे भी स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाएगा। या उसके ऊपर मान लीजिए चेक का हम पृष्ठांकन भी करते हैं तो पृष्ठांकन और सुपुर्दगी दोनों मास से वो उसका हस्तांतरण हो जाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है इसमें वैधानिक स्वामित्व अधिकार, लीगल ओनरशिप राइट्स होते हैं। यानी कि विनिमय साहित्य विलेख का धारक यानी कि जो हस्तांतरित है, जो हस्तांतरण करने वाला है उसका वैधानिक स्वामी माना जाता है और वह अपने नाम से तत्संबंधी दावा प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट विशेषता है श्रेष्ठ स्वामित्व करता बेटर टाइटल, यानी कि सदविश्वास से अथवा मूल्य प्रतिबल के भुगतान के रूप में विनिमय साहित्य विलेख के हस्तांतरी ट्रांसफरी को उसके हस्तांतक यानी कि जो ट्रांसफर करने वाला है उससे भी श्रेष्ठ स्वामित्व अधिकार मिलता है, या चाहे हस्तांतक का स्वामित्व अधिकार दूसरी स्थिति क्यों हो। यानी कि जिस व्यक्ति ने विनिमय साहित्य विलेख का हस्तांतरण किया है और जो व्यक्ति प्राप्त होकर रहा है तो हस्तांतरण करने वाले से भी श्रेष्ठ अधिकार उसको प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसने मूल्य के प्रतिफलन प्राप्त किया है और सदविश्वास से प्राप्त किया है, उससे भी उसको श्रेष्ठ अधिकार मतलब बेटर टाइटल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट विशेषता आती है इसमें स्वामित्व हस्तांतरण शीघ्र ट्रांसफरेबल है। यानी कि जैसे ऊपर के पॉइंट ने बताया था कि इसका जो स्वामित्व का हस्तांतरण वो सुपुर्दगी मार्ग से हो जाता है या पृष्ठांकन और सुपुर्दगी दोनों से हो जाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है इसमें लेखक वचन दाता के हस्ताक्षर जरूरी हैं। लेखक अथवा जो वचन जाता है यानी कि प्रतिज्ञा पत्र है तो उसका प्रतिज्ञा करने वाला, और यदि विनिमय विलेख है तो लेखक के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। कोई भी विनिमय साहित्य विलेख तभी विधि मान्य होता है यानी कानून रूप से मान्य होता है जबकि उस पर लेखक अथवा वचनदाता के हस्ताक्षर हो जाते हैं। चेक पर आहर्ता का हस्ताक्षर बैंक को दिए गए नमूने हस्ताक्षर के समान होने पर ही बैंक उसका भुगतान करेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि जब आपने बैंक में खाता खुलवाया और उस बैंक ने आपको चेकबुक दे रखी है तो जब आप चेक किसी व्यक्ति को काट कर देते हैं यानी कि उसको भुगतान, तो उस पर जो हस्ताक्षर आप करते हैं वो कैसे होने चाहिए, जो बैंक में आपने पहले नमूने का हस्ताक्षर दे रखे हैं। यदि नाम में कोई हस्ताक्षर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है या चेंजेस आते हैं तो बैंक उस चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है। नेक्स्ट विशेषता इसकी है यथाविधि धारक के अधिकार, राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। यानी कि विनिमय साहित्य विलेख के यथाविधि धारक को ऋणी पर अपने नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार मिल जाता है। विनिमय साहित्य विलेख के जो यथाविधि धारक है यानी कि विधि संबंध जो धारक है
उसको ऋणी पर अपने नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है इसमें, विनिमय सहायता विलेख के भुगतान का समय। अब समय क्या होगा, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स, जो उसमें अवधि दे रखी है। विनिमय सहायता विलेख के भुगतान का समय आदेशित के सामने प्रस्तुत करने पर अथवा उसमें निर्दिष्ट अवधि के पश्चात देय होता है। चेक सदैव मांगने पर देय होता है। यानी कि जो विनिमय बिल है या प्रतिज्ञा पत्र है, विनिमय बिल प्रस्तुत करने पर अथवा उसमें जो समय दे रखी है 2 महीने 3 महीने डेज ऑफ ग्रेस जोड़ने के बाद जो उसकी भुगतान की अवधि आती है, तो वो उसका समय हो जाएगा। और चेक को जब आप बैंक में प्रेजेंट करते हैं तब उसका भुगतान का समय माना जाता है। सामान्यतः जो चेक है वो जिस तिथि को लिखा जाता है उसके 3 महीने या 6 महीने जो उसकी वैलिडिटी डेट है जो चेक पर लिखी रहती है, उस अवधि तक आपको बैंक में प्रस्तुत कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं उस अवधि के अंदर, तो बैंक उस चेक का भुगतान कर सकता है। तो ये तो रही कि विनिमय सहायता जो विलेख हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं या क्या शर्तें होनी चाहिए। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि विनिमय सहायता विलेख एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है और वो भुगतान प्राप्त करने के लिए या भुगतान करने के लिए सदुत्साह से या मूल्य के प्रतिबल में ऐसा किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन कि भारत में जो विनिमय सहायता विलेख हैं उनकी क्या मान्यताएं हैं। एजम्पशंस ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया, भारत में जो विनिमय सहायता विलेख लिखे जाते हैं उनमें क्या मान्यताएं हैं, एजम्पशन लेकर के चलते हैं। पहली जो मान्यता है वो है प्रतिपल के भुगतान में, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि विनिमय सहायता विलेख के बारे में मानता है कि वह प्रतिपल के भुगतान में लिखा गया अथवा स्वीकार या प्रस्तावित किया गया है, यानी कि उसके निःशुल्क नहीं किया गया है, सेवा के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि उसके बदले कोई मूल्य का प्रतिफल प्राप्त किया गया है, ये मान के चलते हैं, तभी विनिमय बिल या प्रतिज्ञा पत्र लिखा जाता है। तारीख, यानी कि विनिमय सहायता विलेख उसी तारीख को लिखा हुआ माना जाता है जो तारीख विलेख पर होती है, यानी कि विलेख पर जो तारीख डली हुई है, जो वही जैसे चेक पर जो तारीख डली हुई है ये माना जाता है चेक उसी तारीख को लिखा गया है। विनिमय बिल पर जो तारीख डली होगी उसी तारीख को लिखा हुआ माना जाता है। तीसरी जो मान्यता है, अंतरण अवधि समाप्ति पूर्व किए गए हैं, यानी कि जो विलेख पर मांग पर देय नहीं होते हैं उनका प्रत्येक का अंतरण विलेख में लिखित भुगतान अवधि से पूर्व ही किया माना जाता है। चौथी मान्यता है, पृष्ठांकन का क्रय, विलेख में जिस क्रम है पृष्ठांकन का जो क्रम है, यानी कि जो बेचान का जो क्रम है, ये मान लिया जाता है कि विलेख में जिस क्रम से पृष्ठांकन किए गए हैं उन्हें उसी क्रम में मान लिया जाता है। जैसे ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को किया है, तो पृष्ठांकन का जो क्रम होगा वो इसी क्रम में उनको माना जाएगा, ऐसी मान्यता है। स्वीकृति, ये मान लिया जाता है कि विनिमय बिल की स्वीकृति बिल की तारीख के बाद किंतु निर्धारित भुगतान अवधि के पहले मानी जाती है। यानी कि मान लीजिए बिल आज लिखा और 2 महीने के लिए लिखा है, तो आज से 2 महीने के बाद जो तारीख होगी उसके बीच में उसकी स्वीकृति होती है। बिल लिखने के बाद में जो लेखक है वो स्वीकारकर्ता के सामने बिल स्वीकृति प्रस्तुत करता है, तो ये मान लिया जाता है कि जो बिल की स्वीकृति है वो उस अवधि के बीच में हुई है, बिल लिखने के बाद, और भुगतान की जो अवधि है उससे पहले उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। उसके बाद आता है, प्रत्येक विलेख धारक यथाविधि धारक माना जाता है, यानी कि विनिमय सहायता विलेख का जो धारक है वो हमेशा यथाविधि धारक होता है, यानी कि उसको पहले वाले व्यक्ति से श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इसकी मान्यता है, विलेख का अनादरण, डिसऑनर, न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर विलेख का अनादरण अप्रमाणित होने पर भी उसे अनादरण किया हुआ मान लिया जाता है। यानी कि अगर आपने उसको नोटिस प्रोटेक्शन नहीं किया है और न्यायालय में बात प्रस्तुत होने पर विलेख का अनादरण अप्रमाणित होने पर भी उसका अनादरण मान लिया जाता है, ऐसी मान्यता भारत में है। और नेक्स्ट मान्यता है इसकी, विधिवत स्टाम्प लगा होने की मान्यता, खोए हुए अथवा अन्य किसी प्रकार से नष्ट विनिमय सहायता विलेखों को विधिवत स्टाम्प लगी होने की मान्यता निहित है। यानी कि यदि कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है उसके बदले को लिखा जाता है, तो वो मान सकते हैं कि भारत में जो स्टाम्प उसकी लगा हुआ है ऐसा माना जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि विनिमय सहायता विलेख किसे कहते हैं, विनिमय सहायता विलेख की विशेषताएं क्या हैं, या विनिमय सहायता विलेख की एसेंशियल कंडीशंस कौन कौन से होते हैं, इस बात का अपना अध्ययन किया है। और भारत में विनिमय सहायता विलेख की मान्यताएं
क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।